भी जुर्म साबित नहीं हुआ। उसने अपनी सजा भी पूरी कर ली है, लेकिन वो लड़की आज भी जेल में है। और हैरानी की बात तो ये है कि उसकी एक बेटी भी है और वो भी जेल में है। तो क्या कुछ हुआ उसके साथ और क्या वो कभी अपने मुल्क वापस जाएगी या नहीं, आइए इस कहानी में जानते हैं। कहानी की शुरुआत 10 दिसंबर 1998 कश्मीर से होती है, जहां हम वेदांत राठौर के परिवार को देखते हैं। वेदांत के परिवार में उसकी माँ, पिता और उसका बड़ा भाई ध्रुव रहता है। उसके घर में आज वेदांत के छोटे भाई वीर की बरसी है। दरअसल वीर 1 साल पहले शहीद हो गया। वीर एक आर्मी ऑफिसर था और वेदांत का बड़ा भाई ध्रुव भी एक आर्मी ऑफिसर है। तभी अचानक ध्रुव को एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि अपराधियों की 2 डेड बॉडीज मिली है। ध्रुव पूजा को बीच में ही छोड़कर अपनी ड्यूटी के लिए जाने लगता है और वो वेदांत को अपने साथ ले जाता है। वैसे वेदांत नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता है। वेदांत अपने भाई से रास्ते भर यही पूछता रहा कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ध्रुव ने बस उसे यही कहा कि सब पता चल जाएगा। ये दोनों पुंछ नदी के पास पहुँचते हैं। ध्रुव अपराधी के मुँह से कपड़ा हटाकर वेदांत से कहता है कि देखो, तुमने पहचाना ये कौन है? ये सलीम अनवर है। इसी की ब्लास्ट से उनका भाई वीर शहीद हो गया। वेदांत उसे देखकर हैरान था। दरअसल वेदांत से कुछ गलती हुई थी और क्या गलती हुई थी ये हमें कहानी में आगे पता चल जाएगा। आगे हम देखते हैं कि ऑफिसर अचानक ध्रुव को आवाज मारता है और वो कहता है कि हमें एक और बॉडी मिली है। और यहाँ से कहानी 8 साल बाद दिखाई जाती है। 8 साल के बाद वेदांत अब एक जर्नलिस्ट है और 8 साल पहले वेदांत एक वकील था। वो अपने दोस्त रफीक के साथ एक आर्मी एरिया में जा रहा है। वेदांत एक निडर इंसान है, बिल्कुल अपने भाइयों की तरह। वो एक जर्नलिस्ट है। इसी का फायदा उठाते हुए वो अपराधियों को पकड़वाने के लिए आर्मी की अक्सर मदद किया करता है। इसके बाद जब वो अपने ऑफिस में आता है तो जो वीडियो उसने बनाई थी वो उसे चेक करता है और उसमें वो देखता है कि उसमें एक बच्ची है जो पुलिस के साथ स्कूल जा रही है। दरअसल वेदांत को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की तलाश थी और उस बच्ची को देखकर उसके माइंड में ये ख्याल आता है कि शायद इस बच्ची की कोई तो कहानी होगी जो मेरे काम आ सकती है। वो अपनी जूनियर राखी को इस बच्ची के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कह देता है। कुछ देर के बाद राखी वेदांत को बताती है कि उस बच्ची का नाम सहर अख्तर है। उसकी माँ राजौरी जेल में बंद है और वो एक मिलिटेंट है और वो बच्ची जेल में ही पैदा हुई है और वहीं पर पली बढ़ी है और एक कांस्टेबल उसे स्कूल लेकर जाती है। ये सुनकर वेदांत सोचता है कि ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वो वहाँ से शहर के स्कूल से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ पर शहर अकेली खड़ी हुई थी। वेदांत उसके पास जाकर उसे बात करने की कोशिश करता है और वो शहर को एक पतंग देता है। वो पतंग ले लेती है। प्यार कर रही हैं। इस पर शहर जवाब देती है कि वो कभी बाहर नहीं आती क्योंकि वो पाकिस्तानी है। इतना कहते ही कांस्टेबल शहर को वहाँ से अपने साथ ले जाती है। अगले दिन वेदांत रफीक के साथ राजौरी जेल पहुँच जाता है। वहाँ की वार्डन बहुत ही ज्यादा खड़ूस थी, लेकिन वो दोनों हिम्मत और हौसला करके वहाँ चले जाते हैं। वार्डन को मनाना काफी मुश्किल था, लेकिन वेदांत उसे माँ का वास्ता देकर मना लेता है और वो उन्हें शहर की माँ से मिलने की परमिशन दे देते हैं। अब उन दोनों को 5:30 बजे का इंतजार था, जब उन्हें शहर की माँ का इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा। कुछ देर के बाद शहर की माँ कैनाज अख्तर को वहाँ पर लेकर आते हैं। कैनाज के चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। वेदांत उसे बैठने को कहता है और उसे कुछ सवाल करता है, लेकिन कैनाज पूरी तरह खामोश थी और वो वेदांत के सवालों का कोई जवाब नहीं देती। फिर वेदांत और रफीक वहाँ से वापस चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों के दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि क्या किसी गुनहगार की शक्ल ऐसी होती है। 7 साल से उसने इस जेल में क्या कुछ सहा होगा। सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब मिलेगा या नहीं कुछ पता नहीं था। वेदांत घर आ जाता है। उसके पिता आज भी अपने छोटे बेटे वीर को भूल नहीं पाए और वो वेदांत से हमेशा नाराज रहते हैं। अगले दिन फिर से वेदांत अकेला ही जेल पहुंच जाता है। शहर वहां पर खेल रही थी। वो उसकी फोटो लेने लग जाता है। तभी दूर खड़ी हुई कैनाज उसे देख लेती है और तुरंत वहां आकर अपनी बेटी को ले जाती है। फिर कैनाज की दोस्त मस्तानी वेदांत के पास आती है और उसे कहती है कि तुम क्यों पीछा कर रहे हो उसका, आखिर तुम चाहते क्या हो। वेदांत उससे कहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि शहर खुले आसमान के नीचे घूम सके, और वो शहर की एक फोटो मस्तानी को देकर वहाँ से चला जाता है। मस्तानी कैनाज को समझाती है कि इतने सालों में कभी किसी ने तुम्हारी कहानी नहीं सुनी और न ही कभी तुम्हें किसी के सामने अपनी कहानी सुनाने का मौका मिला, और तुम्हें यदि एक मौका मिल रहा है तो ये गलत नहीं है। तुम्हें अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। कल को ये बड़ी होगी, शायद इसमें तेरी कोई मदद हो जाए। मस्तानी की ये बात सुनकर कैनाज इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है। कैनाज बताती है कि वो पाकिस्तान में अबू वाला गांव से है।
उसका एक छोटा सा परिवार था। उसके अम्मी, अब्बू और छोटा भाई। एक दिन कहनाज की माँ उसे प्यार करते हुए कहती है कि तेरे लिए फारूक नाम के लड़के का रिश्ता आया है। कहनाज ये बात सुनकर शर्मा कर वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन के बाद कहनाज का फारूक के साथ निकाह हो जाता है। दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। अब शादी को 1.5 साल हो चुके थे। कहनाज की कोख अभी भी सूनी थी। ताने मारने शुरू कर दिए कि तुम तो बांझ हो, हमें एक बच्चा भी नहीं दे सकती। लेकिन फारूक उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए कहनाज को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन फारूक कहनाज को उसके घर छोड़ने आता है। कहनाज को उसके घर छोड़कर फारूक वहाँ से जाने लगता है। तभी कहनाज उससे कहती है कि तुम जल्दी मुझे लेने मत आना, मैं कुछ दिन अपने अम्मी अब्बू के पास ही रहूंगी। फारूक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत चुके थे, फारूक उसे लेने नहीं आया था और अचानक कहनाज की अम्मी कहनाज को बताती है कि मैंने सुना है कि कल फारूक दूसरी शादी कर रहा है। ये सुनकर कहनाज को अपने कानों में यकीन न हुआ और वो फिर से अपनी अम्मी से यही बात पूछने लगी। कहनाज की अम्मी ने उसे साफ साफ सब कुछ बताया कि तुम उसे बच्चा नहीं दे सकती, इसलिए वो दूसरी शादी कर रहा है। कहनाज फौरन ही अपना बैग पैक करके फारूक के घर के लिए निकल पड़ी। जब वो वहाँ पहुँची तो उनका निकाह हो चुका था और वो फारूक की नई दुल्हन को देखकर हैरान रह गई। उसके पैरों तले जैसे जमीन न रही। वो फारूक से तरह तरह के सवाल करने लगी। फारूक उसे खींचकर एक कमरे में ले आया और उससे कहने लगा कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। कहनाज उसे समझाने लगी कि हम डॉक्टर को दिखाएंगे, हम कोई हल निकाल लेंगे और ऐसा भी तो हो सकता है कि कमी मुझ में न हो, शायद कमी तुम में हो। और ये बात सुनकर फारूक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहनाज को मारने पीटने लग जाता है। कहनाज के पास अब 2 ही रास्ते थे कि वो फारूक पर बोझ बनकर यहीं पड़ी रहे और दूसरा कि वो अपने अम्मी अब्बू के घर जाकर उन्हें जिंदगी भर जलील करती रहे। कहनाज ने वो दोनों रास्ते नहीं चुने और वो एक तीसरे रास्ते की तरफ चल पड़ी। कहनाज अंदर से टूट चुकी थी। उसे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और उसने पाकिस्तान की पंडोरी नदी में छलांग लगा दी, लेकिन उसे मौत ने भी कबूल नहीं किया। नदी के मोड़ ने कहनाज की जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। वो नदी में बहती हुई इंडिया आ पहुंची और वो आर्मी वालों के हाथ लग गई। वो उस जगह पर मिली जहां उन्हें मिलिटेंट मिले थे, तो उन्हें लगा कि कहनाज भी उनकी साथी है। ये सुनकर वेदांत कहनाज के चेहरे को गौर से देखने लगा और तभी वहाँ पर बॉर्डन आ जाती है। वो उन दोनों को वहाँ से जाने को कहती है। यहाँ वेदांत के माता पिता कहनाज की न्यूज को देखते हैं जिसमें वो कह रही थी कि मैं अपराधी नहीं हूँ। उसके पिता ये न्यूज सुनते ही न्यूज को बंद कर देते हैं। दरअसल उनके बेटे की मौत के बाद हर एक पाकिस्तानी में उन्हें अपना दुश्मन नजर आता है। यहाँ राखी वेदांत को बताती है कि हमें ऑर्डर आया है कि कहनाज और उसकी बेटी से उसका कोई अपना या कोई लॉयर ही मिल सकता है और ये शहर के स्कूल की वार्निंग है और वो इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। अब वेदांत को कहनाज के केस के लिए एक लॉयर की तलाश थी। वेदांत कितने लॉयर से बात करता है, लेकिन जब वो लोग ये सुनते हैं कि कहनाज पाकिस्तान से है तो वो लोग केस लड़ने से मना कर देते हैं। अब वेदांत के पास कोई रास्ता नहीं था। वेदांत कहनाज की इंटरव्यू सुनता है और वो उसकी एक बात नोट करता है कि कहनाज ने कहा था कि मैं उन्हें वहाँ मिली थी जहाँ पर मिलिटेंट मिले थे। ये सीन वेदांत ने कहीं पर देखा था। दरअसल ये वही सीन है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहाँ पर वेदांत का बड़ा भाई ध्रुव वेदांत को अपने साथ लेकर गया था और वहाँ पर मिलिटेंट की बॉडी मिली थी। और जब ऑफिसर ने आवाज मारी थी कि यहाँ पर एक और बॉडी मिली है, दरअसल वो बॉडी कहनाज की ही थी। और अब वो एक बड़ा फैसला करता है। उसने जर्नलिस्ट की नौकरी छोड़ दी और कहनाज का केस लड़ने का फैसला किया। जिस जॉब को उसने 8 साल पहले छोड़ दिया था, आज वो किसी बेगुनाह को इंसाफ दिलाने के लिए उसने फिर से वकालत ज्वाइन कर ली। वेदांत फिर से कहनाज का इंटरव्यू लेने गया। उसने उससे शहर के पिता का नाम पूछा और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछी। कहनाज ने शहर की डेट ऑफ बर्थ 19 अक्टूबर 1999 बताई और उसने शहर के पिता का नाम फारूक कुरैशी बताया, मतलब उसका हस्बैंड। उसने कहा कि जब मैंने दरिया में छलांग लगाई थी तो मुझे लगा था कि मैं बांझ हूँ। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पति को ये खबर भी नहीं है कि उनकी एक बच्ची भी है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वेदांत उससे कहता है
कि मैं आपका वकील हूँ, जो भी है आप मुझे सब कुछ सच सच ही बताइएगा। कैनाज उसे बताती है कि जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसे बहुत मारा पीटा गया। कोर्ट ने उसे जुर्माने के रूप में 500 रुपए मांगे, लेकिन उसके पास उस वक्त 500 रुपए भी नहीं था और उसे 15 महीने की जेल हो गई। कैनाज का आज तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ था। उसकी गलती सिर्फ ये थी कि वो पाकिस्तान से इंडिया आ गई थी और आज उसे जेल में 7 साल हो चुके हैं। अब पेशी का भी दिन आ जाता है। वेदांत कोर्ट में जज से कहता है कि कैनाज की सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें रिहा नहीं किया गया और उनके खिलाफ आज तक कोई केस दर्ज नहीं है, ना ही कोई जुर्म साबित किया गया है। उसकी एक 6 साल की बच्ची भी है जो जेल में ही पैदा हुई है। फिर कोर्ट से उन्हें अगले हफ्ते की डेट मिल जाती है। कोर्ट के बाहर वेदांत से कुछ लोग अजीब तरह से बात करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों से बड़ी हमदर्दी है आपको। वेदांत उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और रात को वेदांत और रफीक कैनाज की दी हुई जानकारी के मुताबिक वो मैप पर चेक करते हैं और जो भी जानकारी उसने दी थी वो सारी सच थी। इसका मतलब कैनाज बिल्कुल सच बोल रही थी। तभी वहाँ वेदांत के पिता गुस्से से आते हैं। वो वेदांत से कहते हैं कि याद है तुझे, तूने एक दिन इसी तरह सलीम अनवर की भी मदद की थी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक पर जाती है, जहाँ हमें वेदांत का हंसता खेलता परिवार दिखाया जाता है। वहाँ उसका छोटा भाई वीर भी मौजूद था। वेदांत तब लॉयर था। वो जेल में एक अपराधी से मिलने जाता है। उसका नाम सलीम अनवर था। वो बताता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और वो अपनी एक दर्द भरी कहानी सुनाता है। वेदांत को उस पर तरस आ जाता है और वो उसकी मदद करते हुए उसका केस लड़ता है। केस जीतकर सलीम अनवर रिहा हो जाता है। फिर एक दिन वेदांत को उसके बड़े भाई का कॉल आता है और वो फौरन ही उसे घर आने को कहता है। जब वेदांत घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका छोटा भाई वीर शहीद हो गया है। और जब उसके पिता घर आए तो ये खबर सुनकर उसके पिता को उसी वक्त पैरालाइज हो गया और उनके दोनों पैर चलने के काबिल न रहे। इस तरह उनकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई और बाद में ये पता चला कि ये ब्लास्ट उसी लड़के ने कराया था जिसकी मदद वेदांत ने की थी। इसलिए वेदांत ने तब से वकालत छोड़ दी थी और वेदांत के पिता उसे नफरत करने लग गए और आज तक वो नफरत बरकरार है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। वेदांत जब कैनाज की फाइल चेक करता है तो वो देखता है कि जो डेट कैनाज ने शहर के बर्थडे की बताई थी, उस डेट को यदि मैच किया जाए तो कैनाज के इंडिया आने के बाद उसकी बेटी 10 महीनों के बाद जन्म ली थी। वो सोचता है कि यदि उसकी बेटी उसके पति की है तो वो 10 महीने बाद क्यों पैदा हुई। इसका मतलब साफ था कि कैनाज ने उसे झूठ बोला है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और भागते हुए कैनाज के पास जाता है। वो कैनाज पर चिल्लाने लग जाता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सब कुछ सच सच बताना। कैनाज उसे कहती है कि मैं अपनी बेटी पर ये काली सच्चाई नहीं पड़ने देना चाहती, लेकिन वेदांत उसे कहता है कि मुझे सब कुछ सच सच पता होना चाहिए, नहीं तो हम ये केस नहीं जीत पाएंगे। फिर कैनाज उसे बताती है कि जब मुझे जेल में लाया गया तो वहाँ पर मोहम्मद सिद्दीकी नाम का हेड कांस्टेबल था। उसकी नजर मुझ पर शुरुआत से ही थी। वो मुझे खाना ला कर देता था। वहाँ पर मुझसे कोई बात नहीं करता था, सिर्फ मोहम्मद सिद्दीकी के अलावा। उसकी इंसानियत देखकर मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा इंसान है। मोहम्मद सिद्दीकी ने कैनाज की चिट्ठियों को उसके घर पहुँचाने का भी वादा किया और वो उसे चिट्ठियाँ लिख कर देती रही, इसी उम्मीद से कि ये चिट्ठियाँ उसके घर तक पहुँच रही होंगी। और उसने एक दिन उसके मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। रात को जब सब लोग सो रहे थे तो मोहम्मद कैनाज के सेल में आया और उसने कैनाज का मुंह बंद करके उसके साथ जबरदस्ती की। वेदांत ने जब उसकी कहानी सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वेदांत कैनाज को समझाता है कि जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। इस तरह वो कैनाज को मना लेता है और अगली पेशी में मोहम्मद को कोर्ट में पेश किया जाता है। वेदांत मोहम्मद से कुछ सवाल करता है कि आपने कैनाज के साथ ऐसा क्यों किया। मोहम्मद कहने लगता है कि मुझे जो चीज चाहिए वो मैं ले लेता हूँ, मुझे है। और वो कैनाज पर गंदे गंदे इल्जाम लगाने लगा। कैनाज इस पर कहती है कि ना का मतलब ना होता है। मोहम्मद सिद्दीकी कोर्ट में सबके सामने कैनाज को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता, पुलिस उसे पकड़कर वहां से बाहर ले जाती है। इसे कैनाज बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। फिर प्रोस्टिट्यूशन वकील कैनाज से सवाल करती है कि आपके साथ ये सब हो गया, फिर आपने किसी को बताया क्यों नहीं।
कैनाज उसे बताती है कि मुझे महिला कांस्टेबल ने धमकी दी थी कि यदि अपना मुंह खोला तो ऐसे मोहम्मद सिद्दीकी तुम्हें और भी मिल जाएंगे, और उसे वहां से राजौरी जेल में भेज दिया गया। राजौरी जेल में जाने से पहले कैनाज का इलाज कराया गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कैनाज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि वो अपनी मर्जी से कोई फैसला ले सकती है, और उसने इस बच्ची को जन्म देने का फैसला किया। और राजौरी जेल में उसे मस्तानी मिली जिसने उसका दर्द समझा। फिर वेदांत ने जज को उसकी पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनाते हुए वेदांत ने ये भी कह दिया कि कैनाज ने कभी नहीं कहा कि मुझे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। वो बार बार यही कहती रही कि मैं मरना चाहती हूँ या मैं फेंक दो। ये सुनकर कैनाज हैरान हो जाती है, क्योंकि ये बात उसने कभी किसी को नहीं बताई कि उसने कभी कहा था कि मुझे दरिया में फेंक दो। और उसे वेदांत पर शक हो जाता है। वो वेदांत से पूछने लग जाती है कि आपको कैसे पता कि मैंने ये कहा था। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वेदांत अपने भाई ध्रुव के साथ उन डेड बॉडीज को देखने गया था तो वहाँ ऑफिसर ने उसे आवाज लगाई थी कि हमें एक और बॉडी मिली है। दरअसल वो बॉडी कैनाज की थी। तब ऑफिसर कहते हैं कि शायद एक गलती से यहाँ आ गई है और हम किसी बेगुनाह को सजा नहीं दे सकते, इसे हम वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। तब वहाँ पर मौजूद वेदांत ने कहा था कि इन पाकिस्तानियों पर भरोसा मत करो, ये सब के सब कातिल हैं। दरअसल उसके अंदर अपने भाई की मौत का दर्द था और गुस्सा भी, क्योंकि उसने एक बार गलती से एक गुनहगार की मदद कर दी थी और उसी गुनहगार ने उसके भाई की जान ली थी। और वेदांत की बात सुनकर कैनाज को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। कैनाज अपने हुए जुल्म की वजह वेदांत को मानती है, क्योंकि यदि वो उस दिन वो शब्द नहीं बोलता तो शायद वो आर्मी ऑफिसर कैनाज को छोड़ देते। फिर वेदांत कैनाज को अपनी भी सच्चाई बताता है। वो उसे अपने भाई के बारे में बताता है। इस पर कैनाज का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो वेदांत को माफ कर देती है। और फिर से कोर्ट की सुनवाई का दिन आ जाता है। कैनाज की सजा पूरी हो चुकी थी और आज तक कोई भी जुर्म उसका साबित नहीं हुआ था। इसलिए कोर्ट फैसला करती है कि जल्द से जल्द कैनाज और उसकी बेटी को उनके मुल्क पहुंचा दिया जाए। इस पर कैनाज और वेदांत की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो लोग ये केस जीत चुके थे। बाहर मीडिया की भीड़ लगी हुई थी। सब लोग उन दोनों को बधाई दे रहे थे। कैनाज को ये सब सपना लग रहा था। वेदांत कैनाज की उसकी माँ से बात कराता है। उसकी माँ उसकी आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। उसने अपनी बेटी को मरा हुआ समझ लिया था और उसकी माँ उसे ये भी बताती है कि उसके पिता का देहांत हो चुका है। कैनाज ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो अपनी माँ से वादा करती है कि मैं जल्द ही पाकिस्तान वापस आ जाऊंगी। और अभी कोर्ट की एक और सुनवाई बाकी थी। उस सुनवाई में मोहम्मद सिद्दीकी को 16 साल की सजा सुनाई जाती है। इस तरह एक गुनहगार को उसके किए की सजा सुनाई जा चुकी थी। अब कैनाज का अपने मुल्क वापस जाने का टाइम आ गया था। वो मस्तानी से विदा लेकर वेदांत के साथ आगे के सफर में निकल जाती है, लेकिन वो अपने मुल्क जा पाएगी या नहीं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इंडिया से तो कैनाज और उसकी बेटी को जाने दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के ऑफिसर उसे कहने लग जाते हैं कि आपकी बेटी का पिता इंडियन है, इसका मतलब कि आपकी बेटी भी इंडियन है और आपकी बेटी पाकिस्तान नहीं जा सकती। यदि आप चाहें तो पाकिस्तान आ सकती है। लेकिन कैनाज अपनी बेटी को छोड़कर पाकिस्तान नहीं जा सकती थी, इसलिए वो मायूस होकर वेदांत के साथ वापस आ जाती है। अब उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। वेदांत उसे कई जगहों पर लेकर जाता है, लेकिन उसे रखने को कोई तैयार नहीं था। वहाँ से वो अपने घर भी ले जाता है, लेकिन उसके पिता उसे साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि कैनाज एक पाकिस्तानी है और उसके पिता नफरत करते हैं। वो लोग रात अपनी कार में ही बिताते हैं। अगले दिन वेदांत कैनाज को एक घर दिलाता है और उसी में वो रहने लग जाते हैं। वेदांत कुछ सामान लेने के लिए बाजार जाता है। जब वो वापस आता है तो कैनाज और सहर रूम में नहीं थे। तब उसे पता चलता है कि कैनाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो उसे छुड़ाने के लिए थाने जाता है और अपने दोस्त रफीक से वो एक फाइल मंगवाता है। जब वो पुलिस वालों को बताता है कि मैं इनका वकील हूँ, तो पुलिस वाले कैनाज को छोड़ देते हैं। सहर उनके पास नहीं थी। वो भागते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं, लेकिन वो वहाँ जाकर देखते हैं कि उनके पड़ोसी सहर को अपने पास ले आए थे और वो आराम से टीवी देख रही थी। कुछ दिन के बाद वेदांत को एक खबर मिलती है
कि पाकिस्तान से दिल्ली एक मंत्री आने वाले हैं, इसलिए वो कैनाज को लेकर दिल्ली चला जाता है। वो कई ऑफिसों के चक्कर लगाता है और कई मंत्रियों के भी, लेकिन कोई बात नहीं बनती। वेदांत ने कैनाज से ये भी कहा कि तुम्हें एक बार अपने पति से भी बात करनी चाहिए। यदि वो शहर को अपना लेगा तो वो पाकिस्तानी हो जाएगी। इसलिए उसने अपने पति को कॉल किया, लेकिन वो कहने लगा कि मैं 3 औरतों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मतलब उसकी अब तीसरी शादी हो चुकी थी और अभी तक उसकी कोई औलाद नहीं थी। और जब कैनाज उसे बताती है कि उसकी एक बेटी है तो वो उसे गलत बोलने लग जाता है। गुस्से से कैनाज फोन रख देती है और फाइनली एक पार्टी में उन्हें वही मंत्री मिलता है जो पाकिस्तान से आया था। कैनाज उस मंत्री से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं, हमारा क्या कसूर है? आप तो कहते हैं कि ये दोनों देश भाई भाई हैं, फिर कहाँ गया आपका भाईचारा? वहाँ मीडिया भी मौजूद था और कैनाज की बातों को रिकॉर्ड किया जाता है। ये खबर तेजी से मीडिया में फैल जाती है। वो मंत्री कैनाज से कहता है कि कुछ कायदे कानून होते हैं, हम आपको ऐसे नहीं ले जा सकते, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन 2 दिन बाद वेदांत को ये खबर मिलती है कि कैनाज और उसकी बेटी को उनके मुल्क जाने की परमिशन मिल गई है और इंडिया की सरकार ने कैनाज को 3 लाख रुपए देने का फैसला किया है। ये पैसे इसलिए दिए जा रहे थे कि उन्होंने एक बेगुनाह को अपनी जेल में इतने साल तक रखा। इस बात पर कैनाज बहुत खुश हो जाती है। अगले ही दिन वो लोग दिल्ली से कश्मीर चले जाते हैं। लेकिन कैनाज जब वो अपने घर पर पहुंचती है, जो घर वेदांत ने दिलाया था, उसकी दीवारों पर कैनाज के लिए गलत लिखा हुआ था कि आप लोग दुश्मन हैं, हमारे देश को छोड़कर जाओ। और कैनाज अपनी बेटी के साथ जब अंदर थी तो कुछ ही देर में बाहर से कुछ लोग आते हैं और वो लोग उसके घर पर आग लगा देते हैं। कैनाज अपनी बेटी को लेकर चीखती चिल्लाती है। फिर वहाँ पड़ोस की एक औरत वेदांत को कॉल करती है। वेदांत तब हॉस्पिटल में था। दरअसल उसके पिता की तबीयत ज्यादा खराब थी। तब उसकी माँ उसे समझाती है कि मैं यहाँ संभाल लूंगी, तुम वहाँ जाकर उनकी मदद करो। वेदांत के वहाँ पहुँचने से पहले पड़ोस की कुछ औरतें उन लड़कों को दूर भगा देती हैं। जब वेदांत वहाँ आता है तो वो लड़के उस पर चिल्लाने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि एक पाकिस्तानी है, ये यहाँ नहीं रह सकती। तब सहर अपनी मासूमियत भरी आवाज से कहती है कि मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। सच में ये सीन बहुत ही इमोशनल था। सहर की ये बात सुनकर वो लड़के आगे कुछ नहीं कर सकते थे। अब वेदांत के पिता हॉस्पिटल से घर वापस आ जाते हैं और उन्हें धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है। वो अपने बेटे से माफी मांगते हैं कि जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मेरा एक बेटा तो चला गया, लेकिन मैंने कभी उसकी कमी पूरी करने की कोशिश नहीं की। मैंने तुम्हारी परेशानियों के बारे में कभी नहीं सोचा। और वो वेदांत से माफी मांगने लग जाते हैं। वेदांत अपने पिता को गले से लगा लेता है और जब वो अगले दिन अपने घर आकर देखता है तो सहर और कैनाज उसके घर पर मौजूद थी। उसकी अम्मी ने उन दोनों को खाने पर बुलाया था। सहर भी रफीक और वेदांत के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गई थी। सहर को वेदांत से एक पिता की तरह प्यार मिलने लग गया था। और अगली सुबह जब कैनाज नीचे जाकर देखती है तो जो लड़कों ने उसकी दीवार पर लिखा हुआ था वो उसे मिटा रहे थे। कैनाज ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अब सारे गिले शिकवे मिट चुके थे। और अब वो दिन भी आ गया था जब कैनाज और सहर को अपने मुल्क वापस जाना था। कैनाज और वेदांत अब बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे। उन्होंने बहुत लंबा अरसा एक दूसरे के साथ बिताया था और आखिरकार 8 साल के बाद कैनाज अपनी बेटी के साथ अपने मुल्क वापस चले जाते हैं। आखिर में हमें ये लाइन दिखाई जाती है कि लोग मिलने की खातिर लड़ते हैं, लेकिन उनकी तो बिछड़ जाने की लड़ाई थी। जब वो अपने घर पहुंची तो उसकी माँ ने जो महसूस किया वो हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। कैनाज 2006 में अपने